नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी पे। और दोस्तों, आज जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है समाजवाद के ऊपर कि समाजवाद क्या है। इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समाज समाज जो हमारे आसपास के जितने भी लोग रहते हैं उनसे मिलकर समाज का निर्माण होता है। और वाद का अर्थ होता है उसकी विचारधारा, यानी कि समाज की विचारधारा। ऐसे ही जब आदर्श विचारधारा होगी तो इसका मतलब होगा आदर्श विचारधारा, यानी कौन सी विचारधारा होगी जिसके अंदर आदर्श होगा, यानी ऐसा होना चाहिए, ऐसे वाला। फांसीवादी, जैसे फांसीवाद कहा जाता है, फांसीवाद का अर्थ यही है कि वो विचारधारा जो कट्टर है, यानी फांसी का मतलब होता है कट्टर, वाद का मतलब विचारधारा। तो ये वाद का मतलब होता है विचारधारा। तो समाजवाद जो होता है उसमें व्यक्ति को कम महत्व दिया जाता है और जितना भी महत्व होगा वो समाज को दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर यह माना जाता है कि व्यक्ति समाज के लिए है, समाज व्यक्ति के लिए ना है, नहीं है। यानी व्यक्ति जो भी कार्य करेगा वो समाज के हित में होना चाहिए, समाज के हित के लिए ही व्यक्ति कार्य करेगा। और समाजवाद में ऐसे समाज की स्थापना की जाती है जिसके अंदर आर्थिक रूप से समानता हो, यानी अमीर और गरीब का जो फर्क है वो कम से कम हो। अभी 2024 में हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये कहा जाता है कि यहाँ कुछ लोग अमीर है और आप देखोगे कि आधी से ज्यादा आबादी गरीबी में जी रही है। तो ये क्या है, एक तरीके से आय की जो असमानता है, यानी आर्थिक रूप से जो असमानता है, इसको कम करने की बात करता है, ये समाजवाद करता है। समाजवाद क्या है, ये गरीबों का दर्शन है, ठीक है। और यदि आप कैसे पता लगाएंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था कौन सी है और कौन सी अर्थव्यवस्था ऐसी है जो पूंजीवादी है, तो आपको इन तीन चीजों पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस अर्थव्यवस्था में, यानी जिस समाज में, जिस देश में उत्पादन, वितरण और विनिमय, यानी उत्पादन यानी कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, वितरण यानी कैसे कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, विनिमय यानी एक्सचेंज क्या होगा, ये अगर ये तीनों चीज तय करती है सरकार, तो आप ये कह सकते हैं कि ये समाजवादी अर्थव्यवस्था है। वहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे इन तीनों चीज के ऊपर क्या होता है, कॉर्पोरेट हाउस होते हैं, जो अमीर घराने होते हैं, जो करोड़पति लोग होते हैं, इनका नियंत्रण होता है। जैसे आप मान के चलो कि अगर उत्पादन, वितरण और विनिमय, इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर अंबानियों का नियंत्रण है, टाटा का नियंत्रण है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज का नियंत्रण है। तो ये कौन सी अर्थव्यवस्था होगी, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी। और जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी वहां आय की असमानता मिलेगी ही मिलेगी। यही वो कारण है जिसकी वजह से भारत के अंदर असमानता है। मगर भारत की अर्थव्यवस्था इस तरीके की नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित कहलाती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था आज आप समझ लो कि यही होता है जिसमें उत्पादन, वितरण और विनिमय, इसमें सरकार भी है और इसके अंदर एक निजी व्यक्ति भी है, यानी कोई कंपनी भी है, कोई व्यक्ति भी है। तो इसके थ्रू जो अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है वो आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर। तो उत्पादन, वितरण और विनिमय, यदि इस पे सरकारी नियंत्रण है तो वो हो जाएगा समाजवाद। यदि इस पे किसी व्यक्ति का नियंत्रण है तो वो हो जाएगा पूंजीवाद। अगर इस पे ही किसी दोनों का ही नियंत्रण है, यानी समाज का भी, व्यक्ति का भी है, सरकार का भी है, तो ये हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो समाजवाद के अंदर निजी संपत्ति का विरोध किया जाता है, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो समझ लो वो निजी संपत्ति का मानती है, तभी तो वो पूंजीवादी हुई। यहां आपको एक लॉजिक समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसे बनती है, तो वो अभी मैं आपको बताता हूं। तो ये देखो, यहां से आप समझ सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में अभी मैं बता देता हूं आपको। तो समाजवाद में निजी संपत्ति का विरोध किया जाता है। क्यों? क्योंकि अभी ये क्या है, यहाँ पर व्यक्ति समाज के लिए है, समाज व्यक्ति के लिए नहीं है। यानी कि व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जा रहा, सारा महत्व किसको दिया जा रहा है, समाज को। यानी जो व्यक्ति है वो समाज के लिए है। यानी आप अपने घर में क्या डिसीजन लेते हो इसका कोई महत्व नहीं है। घर का जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सारे मिलकर आपका जो डिसीजन देते हैं वो महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए आप कह रहे हो मेरे को यूपीएससी करना है, मगर आपके पिताजी कह रहे हैं नहीं आपको डॉक्टर बनना है, तो आप क्या निर्णय ले रहे हो ये महत्व नहीं कर रहा। अगर घर वाले जो चार बड़े सदस्य हैं उन्होंने मिलकर कहा कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, तो अगर वो डॉक्टर बना रहे तो वो अर्थव्यवस्था क्या करेगी, वो समाजवाद की तरफ है। और समाजवादी वो एक तरीके से अर्थव्यवस्था है। वहीं पूंजीवादी में क्या होता है, व्यक्ति अपना खुद का मालिक है। व्यक्ति एक तार्किक प्राणी है, वो जो भी सोचता है अपने अच्छे के लिए सोच सकता है, चाहे वो अपने बुरे के लिए सोचे, चाहे उससे उसका हित हो या अहित हो। मगर वो जब भी अपने बारे में सोचेगा और खुद सोचेगा, उसके ऊपर कोई से डिसीजन थोपने का किसी का कोई अधिकार नहीं है। तो वो कहाँ जाता है, वो व्यक्तिवाद के अंदर आता है। और व्यक्तिवाद के अंदर व्यक्ति को प्रधानता दी जाती है और समाज को नहीं। यही हमेशा से डिबेट रहा है कि व्यक्ति पहले है कि राज्य पहले है। राज्य का मतलब यहाँ समाज से ही है। जो कहता है कि समाज पहले है वो समाजवादी हो जाता है। जो कहता है कि नहीं यार मैं एक व्यक्ति हूं, मेरी राय सबसे पहले होनी चाहिए, है ना, मैं क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं इसका डिसीजन अगर मैं ही ले सकूं तो ये तो सबसे बेस्ट है। तो ये क्या है, ये व्यक्तिवाद की तरफ जाता है। और अगर आपका ये जो डिसीजन है पढ़ने का, ये आपके फैमिली वाले मिलकर ले रहे हैं,
जैसे आपने देखा होगा बच्चों को कि बेटा मैं तो इंजीनियर बनूंगा, मेरे पापा कह रहे हैं कि नहीं डॉक्टर बन जा। तो ये वाली अगर आपने किसी को ऐसे बातें करते हुए सुना हो तो आप समझ जाना कि वो समाजवाद की ओर, उसके परिवार के अंदर जो व्यवस्था चल रही है, जो प्रणाली है, वो समाजवाद की ओर झुकती हुई दिख रही है। तो अब इस डायग्राम को हमारे समझने का टाइम आ गया। सबसे पहले ये समझो, समाजवाद को समझने का एक और तरीका होता है। जैसे अभी मैंने क्या बताया, आप राज्य के लिए हैं कि राज्य आपके लिए है, आप समाज के लिए हैं यानी राज्य के लिए हैं कि राज्य आपके लिए है। ये डिबेट बहुत है ना कि यार जब आपको पुलिस बेमतलब में उठा के ले जाए, अगर आपका कसूर ना हो तो आप यही सोचते हो कि ये पुलिस हमारे लिए बनाई गई है कि हम पुलिस के लिए बनाए गए हैं। यानी ये जो सरकार हमने चुनी है ये हमारे लिए कि इसके कानून, जैसे अभी सीए का केस मान के चलो, हाँ यहां से आप बड़े अच्छे से समझोगे। अभी सीए लॉन्च किया, अब इसको कह रहे हैं कि ये हमारे लिए गलत है या हमारे लिए सही है। तो जो ये कह रहे हैं कि ये हमारे लिए गलत है, वो यही बताना चाहते हैं कि हम राज्य के लिए हैं क्या, कि ये जो सरकार बनी है हमारे लिए। अगर सरकार हमारे लिए तो हमारे हित के लिए सोचे ना, अगर सरकार के लिए हम है तो सरकार की मर्जी है, वो जैसा भी सोचे, यानी उससे किसी का नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये डिबेट का एक मुद्दा है और ये हमेशा ही रहेगा। तो ये पॉलिटिकल के अंदर सबसे मेन क्वेश्चन है थ्योरी के अंदर कि राज्य को कितनी शक्ति दी जाए, व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता दी जाए, जैसे कि मैंने अपने पहले के लेक्चरों में, वीडियोस में समझाने की कोशिश की है। तो हम डायग्राम को जल्दी से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो समाजवाद का अर्थ है, समझ गए आप, समाज से जुड़ी हुई व्यवस्था है कि इसके अंदर समाज में समाज को महत्व दिया जाएगा। और यहाँ समाज का मतलब जो समाज का विस्तृत रूप होता है वो राज्य होता है। यहाँ पर राज्य है साध्य, यानी कि राज्य पाना है, राज्य को हमें पाना है। मगर यहाँ पर व्यक्ति क्या है, व्यक्ति एक साधन के रूप में है। साधन, आप जैसे बस को भी देखा होगा आपने, कहते हैं ना बस एक साधन है, मगर वो बस कहाँ जा रही है, जहां वो जा रही है वो आपका साध्य है। यानी कि व्यक्ति साधन है और व्यक्ति किसके लिए है, वो राज्य के लिए साध्य। यानी आप मीन्स और एंड्स का कंसेप्ट है ये, यानी आप जो हो वो राज्य के लिए हो। मगर व्यक्तिवाद में यही चीज बदल जाती है। और व्यक्तिवादी में ये क्या चीज आ जाती है, व्यक्तिवादी में अब देखना यहाँ उल्टा हो जाएगा। राज्य जो है वो एक साधन है मगर व्यक्ति साध्य है। यहाँ पर राज्य जो है वो व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है। यही तो पूंजीवादी का मेन गुण है। और पूंजीवादी व्यक्तिवादी होता है, क्योंकि व्यक्तिवादी कहता है मैं आज स्वतंत्र हूं कुछ भी करने में, आर्थिक क्रियाकलाप में, यानी पैसे अर्जन करने में भी मैं स्वतंत्र हूं। पूंजीवाद का कंसेप्ट यहीं से शुरू होता है। तो यदि व्यक्ति कहता है कि मैं अपने जो भी क्रियाकलाप करने में स्वतंत्र हूं, यानी कि राज्य का मेरे पे कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर ही होता है। और इसलिए पूंजीवादी से व्यक्तिवादी जन्म लेता है। व्यक्तिवादी के रूप के तौर पे ही पूंजीवाद आता है, जहां पर व्यक्ति को पूर्णतः स्वतंत्रता दी जाती है कि आप कुछ भी कर लो। तो यही डिबेट से ये जो समाजवाद है वो आया। मगर यहाँ पर हाँ एक चीज और आपको मैं बता दूं कि समाजवाद था वो सेकंड नंबर पे आया है, व्यक्तिवाद जो है वो पहले नंबर पे आया। ये कैसे हुआ, जब समाज के अंदर सामंती युग था तो इसके अंदर क्या था, कुछ लोगों के हाथ में नियंत्रण था। मगर जैसे ही औद्योगिकरण का टाइम आया, औद्योगिक क्रांति हुई, तो वहां पर छोटे छोटे जो बिजनेसमैन है, ये जो मध्यम वर्ग है, जो मिडिल क्लास है, वो उभर कर सामने आने लगा। और वहीं से ये डिबेट आई कि यार हम क्यों किसी की बातों को सुने। ये फ्रांसिस बेकन और डेकार्त ने जो कहा था मेन, वो ये था कि हम किसी की बात क्यों सुने, हम खुद संप्रभु हैं, हमें अपने अच्छे बुरे का निर्णय लेने का अधिकार है। तो इस हिसाब से व्यक्तिवाद आया। और व्यक्तिवाद का धीरे धीरे रूप आगे बढ़ते हुए, क्यों, क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्रता की बात करता है ना, और वो धीरे धीरे जब आगे बढ़ता हुआ है, स्वतंत्र होकर उसने कमाना शुरू किया, स्वतंत्र होकर उसने कमाया और इकट्ठा किया, तो वो पूंजीवाद के रूप में चला गया। जब पूंजीवाद अपने चरम पे पहुंचा, यानी कि क्या था, औद्योगिकरण के टाइम पे इंग्लैंड में छोटे छोटे बच्चों से कारखानों में काम कराया जा रहा है, उनको सैलरी बहुत कम दी जा रही है, थोड़ी थोड़ी सी जो छोटी उम्र है उसके अंदर ही वो मर जा रहे हैं। तो वही कंसेप्ट निकल के आया, तो यार क्या व्यक्ति इतना भी आजाद हो गया कि वो सब कुछ कर ले। तो वहां से जो कंसेप्ट निकल के आया वो समाजवाद के बाद, कि अब हमने समाज के लिए देखना है, यानी व्यक्ति को हम महत्व नहीं दे सकते। व्यक्ति को महत्व देंगे तो यहाँ तो एक बंदा अंबानी बन जाएगा, दूसरे बंदे सारे के सारे गरीब की तरह उसके नीचे रह जाएंगे। तो हमें एक बंदे को नहीं उठाना, हमें पूरे समाज को उठाना। तो इस वजह से समाजवादी विचारधारा आई। और जब समाजवादी ने अपना और आगे जब एक्सटेंड किया तो वो मार्क्सवाद के रूप में आया। और अभी हम अगली वाली स्लाइडों में उसको भी पढ़ लेंगे। तो समाजवाद किसका दर्शन है, समाजवाद ये देखो, पूंजीवाद को जो समाप्त करने के लिए था वो समाजवाद आया, जैसे अभी मैंने बताया था। और समाजवाद किसका दर्शन है, तो समाजवाद जो है वो श्रमिकों का दर्शन है, गरीबों का दर्शन है। क्यों, इसमें गरीबों को महत्व दिया जाता है, श्रमिकों को महत्व दिया जाता है, जैसे अभी मैंने बता दिया आपको। और समाजवादी विचारधारा में जो राज्य है, अभी जैसे अपने साधन और साध्य के तौर पे ही इसको पहले पढ़ लिया, वही उसके बारे में क्या दृष्टिकोण लगता है। तो समाजवाद राज्य को एक अच्छाई के रूप में देखते हैं, यानी राज्य जो है, यानी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, ये जो भी कार्य कर रही है वो अच्छा कर रही है। जैसे हम गरीब हैं, हमारे हित में कोई कानून बना रहा है तो अच्छा कर रही है, मगर हमारे हित में कानून नहीं बना रहा तो वो खराब कर रही है, यानी वो पूंजीपतियों के हित में कानून बना रही है। तो यहाँ समस्या यही है। तो जो समाजवादी है वो राज्य को एक अच्छाई के रूप में देखते हैं, मगर यही पूंजीवादी जब देखेगा तो वो राज्य को बुराई के रूप में देखेगा। क्यों,
क्योंकि वो चाहता है कि भाई मैं लेबर से काम करवाऊं 6,000 रुपये महीना दे के। मगर राज्य क्या कहेगा, वो उसे बोलेगा भाई तू 10,000 रुपये महीना देगा तभी ये लेबर तेरे पे काम पे आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। और 8 घंटे बाद इसकी छुट्टी कर दियो, और सैटरडे और संडे को इसकी छुट्टी चाहिए तो चाहिए। ये जब दृष्टिकोण अपनाया जाएगा तो ये कहाँ, ये पूंजीवादी के लिए तो ये दिक्कत आ गई ना समाजवादी तौर पे। तो ये डिबेट के तौर पे पूंजीवाद को हटाने के लिए समाजवाद आया था, और समाजवाद को ये महत्व देते हैं। यानी समाजवाद क्या है, हर किसी का एक अलग रूप में आया हुआ है, यहाँ पर कोई भी समाजवाद बना लेता है। तो समाजवाद गरीबों का दर्शन हो गया, और जो भी गरीबों के लिए सोचेगा वो समाजवादी हो जाएगा। तो यहाँ एक स्टेटमेंट बड़ी मेन है, वो सीएम जोड़ की है कि समाजवाद एक ऐसी टोपी है जिसे हर कोई पहन लेता है और इसका आकार बिगड़ गया है। यानी समाजवाद क्या है, कोई भी व्यक्ति जो भी गरीब के हित के लिए सोचेगा वो समाजवादी हो जाएगा, और इसे अलग अलग लोगों ने पहन लिया है। यानी कि आप देखेंगे गांधीवादी समाजवाद, मार्क्सवादी समाजवाद, ऐसे करके लोहिया का समाजवाद, ऐसे करके आपको समाजवाद के नाना प्रकार के रूप मिलेंगे। तो वो इसीलिए कह रहा है कि इसके इतने अलग अलग स्तरों पे चली गई है कि इसका आकार पूरा बिगड़ गया है। मतलब पूंजीवाद में तो एक डायरेक्ट बोल दिया जाता है ना कि अमीरों के लिए ही है, सारी जितनी भी सोच विचार जितने भी होंगे वो क्या होंगे, एक अमीर के हिसाब से सोचा जाएगा, ये नहीं किसी गरीब के हित के लिए सोचेंगे। वो तो समाजवाद के वजह से मार्क्सवाद ने जन्म लिया, और वो मार्क्सवाद का ही परिणाम है जिसके वजह से आज आप देख रहे होंगे कि भारत के अंदर ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जिसके अंदर गरीबों को राशन दिया जाता है 3 रुपए किलो गेहूं, 5 रुपए किलो गेहूं, ऐसे वाले हिसाब से, वो क्या था, वो मार्क्सवाद का परिणाम था। 1947 से पहले आप देखेंगे तो अंग्रेजों के टाइम पे ऐसी कोई स्कीम नहीं थी। और ऐसी ही स्कीम जब कहते हैं कि जब ग्रेट डिप्रेशन आया 1929 का, जब जर्मनी के अंदर खाने की इतनी कमी होगी कि पूरे नोटों के बैग भर भर के लाए गए एक ब्रेड खाने के लिए। यानी आप समझ सकते हो पूरा बैग नोटों का भर के लाए, सिर्फ एक ब्रेड, एक टुकड़ा मिल जाए रोटी का। तो इससे क्या दिखा, इससे यही दिखा कि यार कुछ पैसे तो अमीरों के पास है, बाकी तो किसी के पास है ही नहीं। तो अब इसी का फायदा उठाया हिटलर ने कि यार तुम्हें मैं गरीबी से मुक्ति दिलाऊंगा, तुम मेरे को सरकार बना के दो मेरी। हिटलर उठ के ही ऐसे आया था गरीबों का फायदा उठा के, क्योंकि डिप्रेशन के टाइम पे तो यही था कि आय तो है ही नहीं, तो अब उसे क्या किया जाए, तो कुछ कर नहीं सकते। मार्क्सवाद का जो मेन परिणाम था वो यही था कि आपको गरीबों के हितों में सोचना है। इसलिए समाजवादी जो भारत के संविधान के अंदर लिखा हुआ ना, जो प्रस्तावनामा में देखेगा, भारत एक गणतंत्र समाजवादी देश हम बनाने का संकल्प लेते हैं। तो समाजवाद का मतलब यही है कि गरीबों के हितों में हम सोचेंगे, और डीपीएसपी हमारा लाया ही इसलिए गया ताकि गरीबों के हित में कानून बनाए जा सके। तो अब समाजवाद को ये देखो, अब समझ लो समाजवाद को अब हम 2 रूपों में बांट सकते हैं। जब समाजवाद आया तो एक तो हो गया क्रांतिकारी समाजवाद, जो ये कहता है कि हम समाज में पूंजीपतियों को मार देंगे, यानी मार्क्सवादी है वो डायरेक्टली, ठीक है। मगर इसका जो पहले रूप था वो विकासात्मक समाजवाद के तौर पे आया था, मतलब बाद में ये आया था। तो इसमें क्या था, संवैधानिक माध्यमों से हम जो है समाजवाद लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तो मार्क्स ने डायरेक्ट ही कहा था कि हम पूंजीपतियों का नाश कर देंगे, विनाश कर देंगे, क्योंकि सारे उत्पादन के साधनों पर इनका नियंत्रण है। तो एक समाज 2 वर्गों में बटा हुआ है, अमीर और गरीब। तो हम चाहते हैं कि गरीबों का शासन आए, तो एक लालच दिया था। लालच किसका, अमीरी और गरीबी को खत्म कर देंगे, एक ऐसे समाज की स्थापना करेंगे, और वो समाज क्या होगा, वो साम्यवादी समाज हो जाएगा, जिसके अंदर ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा। तो वो जो कहलाया वो कहलाया मार्क्सवाद। और जो उसने समाजवाद का ये रूप अपनाया विकासात्मक, उसके अंदर क्या था कि हम संवैधानिक उपाय करेंगे। जैसे मैंने अभी डीपीएसपी का जिक्र किया था, जो हमारा डीपीएसपी दिया गया है संविधान में, वो यही है कि संवैधानिक माध्यमों के द्वारा हम समाजवाद लाएंगे। इंदिरा गांधी ने समाजवाद के तौर पे बहुत सारे काम किए। क्या किया, उसके 1-2 बात मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले उसने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बैंक नेशनलाइजेशन का बिल आया था। प्रीवी पर्सिस का उसने मेन काम किया, जिसमें उसने राजा महाराजाओं को एक ही रात में रोड में ले आई थी। तो ये क्या था, कुछ राजा महाराजा थे, उनको लाखों में भत्ते मिल रहे थे, लोगों को यहाँ पर खाने के लिए नहीं है, सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं है। महाराजा की पेंशनों के तौर पर लाखों रुपए जाते थे, राजाओं को बैठे बैठे पेंशन मिलती थी। ये था भारत के अंदर। तो प्रीवी पर्सिस करके वो बिल लेके आई इंदिरा गांधी, उन्हें सारे लोगों को जमीन पे ला दिया। तो इंदिरा गांधी यही कहती थी कि समाजवाद का मॉडल हमारे पास है जो वो सबसे बेहतर है, यानी संविधान के अंदर कुछ ऐसे चेंज करेंगे कि उससे गरीबों है उसका कल्याण हो सके। इसलिए बैंक नेशनलाइजेशन किया, 12 या 14 बैंक थे, उसको एक ही साथ राष्ट्रीयकरण कर लिया। उससे पहले बैंकों के अंदर अमीर बंदे के सिवा कोई दूसरा नहीं जा सकता था। यदि आप आज पंजाब नेशनल बैंक, आप सिंडिकेट बैंक के अंदर खुद से चले जा रहे हो, तो ये चीजें पहले फीचर्स नहीं होती थी। बैंक सिर्फ करोड़पति अमीरों के लिए ही थे उस टाइम पे भी। मगर आज हम जो एक आम आदमी भी बैंक के अंदर जा सकता है, तो वो समाजवादी प्रक्रिया के तौर पे ही जा सकता है। तो ये जो प्रक्रिया कहलाई वो समाजवाद कहलाई, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ, गरीबों के कल्याण के बारे में सोचा गया और गरीबों के लिए सोचा गया। तो आशा करता हूं कि ये समाजवाद जो है उसको मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको इसकी और डिटेल वीडियो चाहिए हो
तो आप कमेंट करें, मैं इसकी और डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।